डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एडवांस इंडियन इकोनॉमी के जिस पिछले चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारत में हरित क्रांति और उसके प्रभाव। कल और परसों के लेक्चर में हमने देखा था कि भारत में हरित क्रांति का क्या इतिहास रहा है, भारत की हरित क्रांति किसने शुरू करी, हरित क्रांति के तहत क्या क्या किया गया, और हरित क्रांति जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुका मैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से यह मील का पत्थर साबित हुई है। इट हैज़ बीन ए माइलस्टोन इन इंडियन इकोनॉमी। सो टुडे वी विल डिस्कस what are the basic effects of green revolution, what problems arises during this period or due to green revolution, and what are the main changes which have taken place during the last 60 years। कहने का तात्पर्य यह है कि हरित क्रांति के कारण कौन कौन से मुख्य बदलाव हुए हैं, हरित क्रांति के कारण कौन कौन सी समस्याएं आई हैं, उनको भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। यह टॉपिक चूँकि काफ़ी विस्तृत है, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में, आज के लेक्चर को भी 2 भागों में रखा है। मैंने प्रयास किया है कि आपको जो मैं रिटन मटेरियल उपलब्ध करवा रहा हूँ वो काफ़ी विस्तृत है, और इस विस्तृत मटेरियल को 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पहले भाग में आज पढ़ रहे हैं हरित क्रांति से उत्पन्न समस्याएं और बदलाव और कृषि उत्पादन पर प्रभाव। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हरित क्रांति भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हुई है, और इसके कारण न केवल उत्पादन में वृद्धि हुई है बल्कि हमारे यहाँ किसानों की दशा और दिशा में भी बदलाव हुआ है। यहाँ 2 डायग्राम चित्र देने का प्रयास समझाने का प्रयास हुआ है कि हरित क्रांति भारत में किस कदर सफल रही है। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, जैसा कि मैं पहले कह चुका है कि हरित क्रांति के दौरान हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यानी उच्च किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया, और ये प्रोग्राम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम केवल 5 फसलों यानी गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक सीमित रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसलों पर ही जोर दिया गया, गैर खाद्य फसलों पर इसमें अधिक जोर नहीं दिया गया। इसलिए हरित क्रांति का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि 1978-79 में जहां 131 मिलियन टन रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ था, और यही कारण रहा कि भारत दुनिया के उन बड़े कृषि उत्पादक देशों के श्रेणी में खड़ा हुआ, और उसका श्रेय ग्रीन रेवोल्यूशन को जाता है। यहाँ हमने एक टेबल ली है, उस टेबल में ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से भारत में 1960-61 के वर्ष से लेकर के 2018-19 तक विभिन्न फसलों के उत्पादन में कितना वृद्धि हुई है, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है कि पहला आइटम है राइस यानी चावल का उत्पादन जहाँ 1960-61 में 35 मिलियन टन था, वही 1981 में बढ़ करके 54 मिलियन टन, 2013-14 में 106.5 मिलियन टन, और 2018-19 में 115.63 मिलियन टन हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसके कारण देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। दूसरा आइटम है वीट गेहूं उत्पादन, जहां 60-61 में 11 मिलियन टन था, वही 80-81 में 36, 2013-14 में 95.9, और 2018-19 में 101.20 मिलियन टन उत्पादन देश में हुआ। मैं पहले कह चुका हूँ कि हरित क्रांति का मुख्य फोकस गेहूं और चावल के उत्पादन पर ही था। अब हम बात करते हैं टोटल सीरियल्स, जिसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का शामिल हैं। इन 5 सीरियल्स के उत्पादन में जहां 1960-61 में 69 मिलियन टन उत्पादन हो रहा था, वही 1980-81 में 119 मिलियन टन, 2013-14 में 245.5 मिलियन टन, और 2018-19 में 263.14 मिलियन टन उत्पादन हुआ। ये दर्शाता है कि सीरियल का उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
लेकिन इसके अलावा जब हम दाल उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें हमें निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस दरमियान देश में दालों के उत्पादन में उल्लेखनीय और प्रत्याशित वृद्धि नहीं हो पाई, जिसका मुख्य कारण दालों के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना और उसके साथ साथ इस हेतु जो रकबा काम में लिया गया उसको पर्याप्त संसाधन या इनपुट उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस तरह से देश में दाल उत्पादन जहां 1960-61 में 13 मिलियन टन था, वहीं 80-81 में घट करके 11 मिलियन टन रह गया और 2013-14 में ये फिर 19.3 और 2018-19 में 23.22 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका कि दालों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने के कारण हम आज भी देश की दालों की मांग को या घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कई बार हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। इसके बाद आता है टोटल फूड प्रोडक्शन। टोटल फूड प्रोडक्शन जहां 1960-61 में 82 मिलियन टन था, वहीं 2018-19 में 283 मिलियन टन, यानी लगभग 3.5 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि हरित क्रांति के चलते देश में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन को में दालों को छोड़कर अप्रत्याशित और उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उसी का परिणाम है कि आज हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। हम खाद्यान्न आयात नहीं करते हैं, सिर्फ दालों को छोड़कर। तो ये एक बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण विषय है कि उत्पादन पर हरित क्रांति का विशेष प्रभाव हुआ। इसके बाद आते हैं हरित क्रांति के कारण देश में कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हुई। हरित क्रांति के कारण मुख्य रूप से समस्याएं तो कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन 3 समस्याएं ऐसी हैं जो जिन पर आम सहमति है। पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत असमानताओं को जन्म। जैसा हम जानते हैं कि हरित क्रांति देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों और दक्षिण के कुछ राज्यों में ही सफल हो पाई। मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में इससे अधिक सफलता नहीं मिली। तो जिन जिन क्षेत्रों में ये इससे सफलता मिली वहाँ किसानों की आय बढ़ी, किसानों का रहन सहन बढ़ा, और जिन क्षेत्रों में यह सफल नहीं हुई उन क्षेत्रों के किसानों की न तो आय बढ़ पाई और न वो कृषि उत्पादन बढ़ा पाए। फलस्वरूप उनका जीवन स्तर निम्न ही बना रहा। इसलिए देश में एक तरह से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर और गरीबों के बीच में अंतर बढ़ा। और सही बात तो ये है कि हरित क्रांति का प्रभाव या उसका फ़ायदा मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही मिला। छोटे और सीमांत किसानों को इसका अधिक फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारण बड़े किसान और अधिक समृद्ध हुए, छोटे किसान या तो वहीं रह गए या और अधिक पिछड़ी हुई अवस्था में चले गए। तो ये व्यक्तिगत असमानताओं के जनक की वजह भी है हरित क्रांति। दूसरा है क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। हरित क्रांति, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी कि जिन क्षेत्रों में लागू हुई वो क्षेत्र बनिस्पत देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आगे हैं। हम मुख्य रूप से बात कर सकते हैं हरियाणा और पंजाब राज्य जैसे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जहाँ का किसान आज भी समृद्ध है। वो किसान हरित क्रांति के जो परिणाम हुए उन परिणामों का उसे फ़ायदा मिला, उसे अपनाया और उसके कारण उनकी आय में वृद्धि हुई और इस तरह से देश में क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई। और तीसरा है पर्यावरण को नुकसान। जैसा हम जानते हैं कि हरित क्रांति के दौरान हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यानी उन्नत किस्म के बीज, पेस्टिसाइड्स का अधिकाधिक उपयोग, अधिकाधिक खाद का उपयोग, अधिकाधिक मशीनों का उपयोग करके और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ा करके हम उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। उसका परिणाम पर्यावरण को भुगतना पड़ा, पर्यावरण नुकसान के रूप में वो चीज़ें सामने आई।
क्योंकि अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और उसके साथ साथ जल प्रदूषण के चलते जलीय जीवों और जंगली जानवरों के जीवन पर भी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके चलते मिट्टी का साल से अधिक मिट्टी का अधिक से अधिक उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट होने लगे और इस तरह से पर्यावरण को इस हरित क्रांति के दरमियान बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पंजाब जैसे राज्यों में जहाँ पर ओवर इरिगेशन सिंचाई की अधिकता के कारण वहाँ पर अब समस्याएं सामने आने लगी हैं और वहाँ की मिट्टी अब बंजर और अनुपजाऊ होने लगी है। कहने का तात्पर्य ये मुख्य समस्याएं इस दौरान सामने आई। इसके बाद हम बात करते हैं कि हरित क्रांति के कारण बदलाव क्या क्या हुए हैं। इसमें पहला बदलाव है फसलों के उत्पादन में वृद्धि। हम पढ़ चुके हैं कि देश में चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, ज्वार, मक्का और बाजरा, सभी सीरियल्स के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 3.5 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई और हम देश की बढ़ती हुई खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हुए। निर्यात करने में सक्षम हुए। आयातों को कम करने में हम सफल रहे और विदेशों को दी जाने वाली जो मुद्रा है उसको हम बचा पाए। दूसरा बदलाव आया फसल की उन्नत किस्मों का उत्पादन। ये सही है कि फसलों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करने में हम सफल रहे हैं। उन्नत किस्म की नस्लें पैदा करने में, उन्नत किस्म की नस्लें को ईजाद करने में हम सफल रहे हैं और अब हम पहले की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं। खेतीहर मजदूरों के लिए रोजगार जुटा पाए। खेतीहर मजदूरों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था इस दौरान अधिक हुई है, क्योंकि जब किसानों के यहाँ उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के खाद, उन्नत किस्म के पेस्टिसाइड्स का उपयोग हुआ तो उससे कृषि उत्पादन बढ़ा और किसान ऐसे मजदूरों को काम पर रखने लगा जिनसे उसको कृषि उत्पादन में सहायता मिले, तो इससे खेती और मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। इसका एक बदलाव ये भी हुआ कि ग्रामीण निर्धनता में कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनता थी उस निर्धनता में भी कमी आई है। ये भी कहने की बात उल्लेखनीय है कि जहाँ किसानों को हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म का खाद, उन्नत किस्म के पेस्टिसाइड्स और सिंचाई सुविधाएँ मिली, वहाँ के किसानों की आय बढ़ी और वे गरीबी की स्थिति से ऊपर उठ करके और खुशहाल बने और उनकी आय में इजाफा हुआ, जीवन स्तर में वृद्धि हुई और संपूर्ण भारत में उन क्षेत्रों में ग्रामीण निर्धनता में कमी आई। व्यवसाय को बढ़ावा मिला, क्योंकि जब कृषि उत्पादन बढ़ा तो उससे कृषि आधारित अन्य उद्योगों का भी विस्तार हुआ और उससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और वो गैर कृषि कार्यों की तरफ भी अग्रसर हुए और उससे उनका व्यवसाय में इजाफा हुआ। आधुनिकीकरण को बढ़ावा। जो सही है कि हरित क्रांति के कारण देश में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला है। लोगों के रहन सहन, लोगों के खान पान, लोगों के बोलचाल, लोगों के सामाजिक जीवन में बदलाव आया और अब वे आधुनिकीकरण की तरफ और अधिक प्रगतिशील विचारों की तरफ अग्रसर हुए, प्रगतिशील सुधारों की तरफ अग्रसर हुए और वो और नई से नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में। इसलिए आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। ये सही है कि जब हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप लोगों की आय में वृद्धि हुई तो उन्होंने हर क्षेत्र में अब वो मशीनों के उपयोग पर आ गए, मशीनों के उपयोग अधिक करने लगे और उससे उनके आय में और अधिक इजाफा हुआ। तो वो नई तकनीकों के इस्तेमाल को अब अधिक प्राथमिकता देने लगे और किसानों को
उचित सुविधाएं भी मिली, क्योंकि जब किसानों की आय में वृद्धि हुई तो अब वे शिक्षा, चिकित्सा जैसी, रहन सहन जैसी मूलभूत सुविधाओं को और अधिक आ, सुविधाओं पर और अधिक खर्च करने लगे और उनसे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा और फलस्वरूप उन्हें और अधिक सुविधाएं प्राप्त हुई। क्योंकि जब किसान खुशहाल हुआ तो किसान खुशहाली के साथ ही वह अब अच्छे मकान बना कर रहने लगा, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं लेने लगा और अपने बच्चों के लिए एजुकेशन पर और अधिक खर्च करने में वह सक्षम हुआ, जिससे उसका जीवन स्तर ऊंचा उठा। ये है हरित क्रांति के मुख्य बदलाव। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में हरित क्रांति के कौन कौन से प्रभाव हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।